अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। कल के रोज़ आपने देखा कि नैब तरामीम केस में इमरान खान को बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और एक रिवायत है, काजी फायज ईसा साहब जब से चीफ जस्टिस बने उन्होंने ये रिवायत डाली कि कमरा नंबर 1 में होने वाली हर समात को लाइव स्ट्रीम किया जाता है, लाइव नशर किया जाता है। लेकिन कल की समात नशर नहीं हुई। वहाँ पे एडवोकेट जनरल केपी ने भी इसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई, लेकिन फिर भी वो मामला नहीं हुआ। सवाल ये उठता है कि बुलाया गया लेकिन दिखाया नहीं गया, तो फिर बुलाया गया क्यों था? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जहन के अंदर आता है वो कहते हैं जी कॉन्विक्ट है, सजा याफ्ता है। इस वजह से पहले नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये मामला था और अब इनका भी है, तो इनको टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता। इस पर कुछ कंफ्यूजन है, वो दूर करेंगे। हमारे साथ चौधरी एतजाज अहसन साहब मौजूद हैं। धन्यवाद सर आपके वक्त के लिए। ये जरा सर क्लैरिटी हमें भी दे दीजिएगा, देखने वालों को भी दे दीजिएगा कि कोर्ट के अंदर एक अवामी इंपॉर्टेंस का केस, वहां पर एज अ रिस्पोंडेंट इमरान खान मौजूद थे। अब उनको कोर्ट सुन सकती है, जज साहिबान उनको सुन सकते हैं, कमरा अदालत में मौजूद लोग उनको सुन सकते हैं, लेकिन एट लार्ज टीवी पर उनको लोग क्या नहीं देख सकते? ये इसमें क्लैरिटी दीजिएगा, ये क्या मामला है सर? ये दरअसल चौधरी साहब ये बड़ी नई ज्यूरिस्प्रूडेंस है पाकिस्तान के लिए। इसमें जो है नज़ीरें, प्रेसिडेंट्स, वो कोई ऐसे नहीं है अभी किसी के पास। ये पहली दफ़ा ये हो रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कार्रवाई हो रही है अदालतों में, और गो ये शुरू हो गया कुछ अरसा हुआ, थोड़ा सा ही अरसा हुआ है। इनमें हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के हद तक कि सुप्रीम कोर्ट के पांचों ब्रांचेज में, चारों ब्रांचेज में आप किसी में भी वहाँ खड़े होके और कोर्ट को एड्रेस कर सकते हैं। बट ये साल सवा साल का मामला है जिसमें ये शुरू हुआ है, तो इसकी कुछ निकलेंगी नज़ीरें, क्योंकि वरना जो डेवलप्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस और कंट्रीज हैं और कानून के सिलसिले हैं, वहाँ ये नहीं समझा जाता कि आपने किसी पार्टी की, किसी फ्रीक की अपीयरेंस करवा दी है महज इसलिए कि आपने उसको खड़ा कर लिया है और या पहुंचा दिया है एक ऐसे कमरे में जहां से वो अदालत के कमरे में देख सकता है और बाहर कोई नहीं देख सकता। बाहर के लिए वो आप दूसरी केस चल रहा हो या दूसरा कोई मामला हो, उसमें सारा लाइव सारी जहान को जा सकता है। लेकिन इस केस में जिसमें अगर वो मुल्ज़िम अदालत में होता तो सारे देखते ही उसको, अगर वो अदालत में नहीं है, उसको एक स्क्रीन पे है, तो उसको इजाज़त ना मिलनी या उसको लाइव स्ट्रीम ना किया जाना, ये जो ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं, यूरोप है, अमेरिका है, जहाँ अरसे से ये काफ़ी अरसे से 20-25 साल से या शायद 15-20 साल से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिलसिला चल रहा है। वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस को इसी तरह समझा जाता है कि जैसे मुल्ज़िम जो है या जो पटिशनर जो है, जिसने जो फ्रीक है, वो अदालत में खड़ा है और उसको लाइव सारी दुनिया में दिखाया जा सकता है। पर हमारे यहाँ अभी इसका तजर्बा कम है। ये इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हो जाएगा और इसको यही तसव्वुर किया जाएगा कि अगर ये केस इम्पॉर्टेंट है लाइव दिखाने के लिए, और ये है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर ये केस इम्पॉर्टेंट है लाइव दिखाने के लिए, तो फिर खा मुल्ज़िम वीडियो कॉन्फ्रेंस में हो, खा जेल में हो, खा कहीं भी हो, ये लाइव जाना चाहिए सारी पब्लिक में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ चौधरी साहब, एक आपने देखा ही होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, उनमें एक तलाल चौधरी साहब हैं, मैं बाबर सत्तार साहब वाले मामले पर अलग आता हूँ, लेकिन ओवरऑल अदलिया मुखालिफ एक रैला आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। वो उसमें कामरान टेसोरी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, उसमें फैसल वाडा साहब, इनको अब शोकॉज भी हो गया है और अब आज खुद नोटिस लिया अदालत ने कि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में, क्या आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू न की जाए? जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, अब उससे जो टीवी प्रोग्राम्स के अंदर फैसल वाडा साहब ने बाद में आके कहा कि नहीं मेरा मतलब ये था, ये नहीं था, लेकिन डू यू थिंक दैट इट कॉन्स्टिट्यूट्स ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है जो बयानात उन्होंने दिए? उसकी वजह क्या है, उस पर अलग बात आपसे पूछूंगा। फिर
नहीं, बिल्कुल आता है, उसमें तो आता है। अगर आप कहें कि हम ये लोग जजेस की पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे, इससे कोई ज़्यादा सख्त ज़बान हो सकती है। पर एक चीज़ नोट करें जी, ये वाडवा है कौन? ये पीपल्स पार्टी का टिकट हासिल करना तो नहीं है, नहीं ये नून लीग में भी नहीं है जी, ये एमक्यूएम में भी नहीं है, और ये सेनेटर हो गया। सेनेटर होना कोई या तो इसने 1.5-2 करोड़ रुपए लगाए हों। मैं ये इल्ज़ाम नहीं दे रहा अपने MNAs और MPAs पे, पर मैं ये कहता हूँ कि या तो इसने 200 करोड़ लगाए हों तो हो गया हो। ये कहाँ से आ गया है? ये किसी फरीक का तो नुमाइंदा है ना। जी जी बिल्कुल। और वो फरीक जो है वो फरीक जो है वो पीछे बैठा सब कुछ कर रहा है, सब कुछ करवा रहा है। अब ये नहीं कहा जा सकता, पहले कहा जाता था ये तलाल चौधरी है, ये दानियाल अजीज है, और ये तो बेचारे सज़ा याफ्ता हो गए। बट जिनको ने को सज़ा नहीं मिली, ख्वाजा आसिफ ने क्या कुछ नहीं कहा किसी के बारे में जी। और ये राना सनाउल्लाह ने क्या कुछ नहीं कहा। मरियम ने ट्रक लेके गई और सुप्रीम कोर्ट के सामने चीफ जस्टिस की अदालत के सामने खड़ी होकर ट्रक, और उधर से लाउड स्पीकर और जो कुछ उनको कह सकती थी वो कहा। अदलिया ने दरगुजर किया। अब पॉइंट मेरा ये दरगुजर का भी नहीं, पॉइंट मेरा ये है ये वाडवा किसका कैंडिडेट, जिसका ये कैंडिडेट है उसकी जबान ये बोल रहा है। और वो इस वक्त चाहते हैं कि हम अदलिया को ज़ेर कर लें। अब अदलिया को ज़ेर करने में मुश्किल जो उनको आ रही है वो ये है कि इत्तफाक ऐसा हुआ है कि ये शुरू हुआ है 6 जजों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों, उन्होंने तंग आ गए होंगे, बहुत ही तंग आ गए होंगे। उन्होंने खत अपने चीफ जस्टिस को लिखा, कादी फैज़ी उमर बंदयाल साहब को, उन्होंने कोई उसको पहले उन्होंने अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा, उन्होंने कोई उसको अहमियत ना दी। उन्होंने बड़े खुश असलूबी से शाइस्ता अंदाज में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लेके आए। उन्होंने भी उमर अता बंदयाल साहब ने कुछ ना उनकी इमदाद की। कहते हैं कि इन तक भी पहुंची बात काजी साहब पे, ये कई दफ़ा मरतबा अपना खुद नोटिस कर लेते थे, नहीं किया उन्होंने। फिर उन्होंने जब ये रुजू किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, और जायज़ तौर पे कि आपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया है, आपका इख्तियार है कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना आइन के तहत, पर आपने इसका हम ये रहनुमाई करें, ये हमें नहीं मिला कि इस तरह की धमकी मिलती हो, रिश्तेदार उठाए जा रहे हों और दबाव डाला जा रहा हो किसी रियासती एजेंसी की जानिब से, तो हम क्या करें। अब वो बाहर आ गई। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो जो 5 जजेस को 5 को कॉपीज दो, ये वो बाहर आ गई। अब जब वो पब्लिक नॉलेज हो गई तो अब इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मुश्किल हो गया। अदालतों ने को लिए भी मुश्किल हो गया। वही काजी फैज़ साहब जिन्होंने अभी तक इसका बात का नोटिस नहीं लिया था, उनको ही बेंच बनाना पड़ा। उन्होंने बेंच बना दिया, वो मामला चलने लगा। आपने कहा, काजी साहब ने कह दिया कि मेरे होते हुए ऐसी कोई धमकी नहीं आई किसी जी। आपने कहा नथिंग ऑफ दिस काइंड हैज हैपेंड अंडर माय वॉच। यानी उमर बंदयाल, आसिफ सईद खोसा के वक्त से ज़रूर हुआ होगा, साकिब निसार, मेरे होते हुए कोई नहीं हुआ। अब उन्होंने जब ये कह दिया, अब उनको अब ये बाबर सत्तार साहब का एक दूसरा खाता हो गया। अब काजी फैज़ी साहब तो ये तो नहीं कह सकते मेरे होते हुए कुछ नहीं हुआ। अब उनको भी इसमें डट के ये इस तरह की गालियाँ वालियाँ खाएंगे इस वक्त डट के, और इसमें एक्शन लेना चाहिए। आज मायूसी हुई है, इनको एक्शन लेना चाहिए था।
सर कल और उसमें अतर मनोल्ला साहब ने भी अटॉर्नी जनरल साहब को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि आप प्रॉक्सीज के जरिए हम पे प्रेशराइज हमें कर रहे हैं, धमका रहे हैं हमें। उससे पहले जो बाबर सत्तार साहब के खत का एक एक्सेप्ट वो जो लीक हो गया, पता नहीं जहाँ से भी वो आया, उस पर भी खैर हुकूमत कह रही कि ये कहाँ से निकला, वो उसकी अब अलग तहकीकात शुरू हो रही है, लेकिन उसमें कहा गया कि उनको बैक ऑफ होने का कहा जा रहा है। और फिर दूसरा कहा गया कि प्रेशर बनाया जा रहा है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने एक वीडियो बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस के थ्रू, और फिर साथ एडवोकेट जनरल के ऑफिस के थ्रू ये रिक्वेस्ट आई थी कि इसको इन कैमरा रखें इस सब मामले को। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस तरह को कोई मामला हो जिसको फिर बाद में अता तारड़ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़ दिया, तो ये डायरेक्ट कोर्ट के अंदर भी तो रिक्वेस्ट की जा सकती थी थ्रू एडवोकेट जनरल, ये कहलवाने की आपके ख्याल में मुनासिब थी मामला? नहीं, वो तो कहलाना थ्रू अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ही मुनासिब है, बजाय किसी और के, या लॉ मिनिस्टर हो सकते हैं। ये तीन, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, ये दो, अगर कोई आपने पैगाम देना भी है अदलिया को, और ज़रूरी नहीं होता कि आपने केस के मुतल्लिक ही इल्ज़ाम देना हो। कोई जज या बड़ा जज किसी दूसरी ज्यूरिसडिक्शन से विजिट कर रहा हो, चीफ जस्टिस का गेस्ट हो, तो प्राइम मिनिस्टर अगर फ़ोन उठा के उनसे पूछ लें कि सर कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, किसी ताउन की, आपके मेहमान आ रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस भी आप कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को जो कहेंगे वो करेगी। लेकिन ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, कि ये डरा धमका रहे हैं, और मैं हैरान हूँ कि इनको इतना एहसास नहीं हुआ, ये बिल्कुल इनको एहसास नहीं है कि ये जजेस अब सब एक हुए हैं जी। इस तरह का फिनोमिना कहीं नहीं आया। जूनियर मोस्ट जज इन द हाई कोर्ट टू द चीफ जस्टिस, इनकी मजबूरी है कि ये एक हो जाए, मजबूरी है, क्योंकि ये अब इंस्टीट्यूशनल इनको फेस करना पड़ रहा है फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की नहीं, फेडरल गवर्नमेंट वो जिसने शहबाज शरीफ को सहारा दे रखा है, जैसे एक दफ़ा बाजवा साहब भी सहारा देते थे जी। तो वो ये उनकी तरफ से मैं समझता हूँ बड़ी एडवेंचरिज्म है ये भी। इंस्टीट्यूशनल पुशबैक अदलिया की तरफ से तो हुआ एतजाज साहब, लेकिन दूसरी तरफ से जो प्रेशर जिसके खिलाफ खत लिखा गया था और जो जिन तहफुजात का इजहार किया गया वो भी बदस्तूर कायम है और वो हो नहीं रहा। एक मैंने चीज़ ब्रेक के बाद आके पूछनी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये नेशनल सिक्योरिटी ऑडियो लीक्स वाला मामला था ना, बाबर सत्तार साहब जिस केस की वो समाअत कर रहे हैं, तो उसमें अता तारड़ साहब ने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि हमारे हॉस्टाइल नेबर्स हैं, उनकी वजह से हमारे पास क्या अपरेटस है सर्वेलेंस का, निगरानी करने का, जासूसी करने का, खुल के नहीं बता सकते, इन कैमरा होना चाहिए। तो इस पर कुछ बात करेंगे कि एक तरफ राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी है, आर्टिकल 14 है, दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी है। कौन डिफाइन करता है नेशनल सिक्योरिटी? क्या अदालत डिफाइन करेगी या इसकी क्या हमारे पास तारीफ मौजूद है? ब्रेक के बाद चौधरी एतजाज हसन साहब से पूछते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। चौधरी एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। वो नेशनल सिक्योरिटी कौन डिफाइन करता है और उसके अलावा अब जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, विज़ावी जो ऑडियोज टैप की जाती हैं या सर्वेलेंस की जाती है, ये एस्पियोनाज का जो निज़ाम है, उस पर सवाल पूछना था। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट जो आई है वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है टिरियन वाइट केस की जो पिटिशन थी, और 3 मेंबर्ड बेंच उसके ऊपर बन गया है। चौधरी साहब, ये 4 दफ़ा मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने, जजेस ने मुस्तरद की दरख्वास्त गुजारों की ये वाली पिटिशन, और एक मामले के अंदर तो बाकायदा सरजनिश की, और वहाँ पे ये कहा गया कि इस्लाम हमें लोगों के निजी मामलात का एहतराम करने का दर्स देता है। दैट वॉज द आर्ग्यूमेंट ऑन बेसिस ऑफ विच इसको रिजेक्ट किया गया था। और इस टिरियन वाइट केस की जो पिटिशन है, इसका जिक्र 6 जजेस के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के अंदर भी मौजूद है, बट वो लग गई है अब, और अब समाअत उसकी इसी माह के अंदर होगी। हाउ डू यू सी इट सर? ये तो इससे तो मुराद बेसिकली ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको कुछ इससे मामले में कुछ उनमें तहरीक है पैदा हुई हुई, या पहले से है, या वो सोचते हैं कि किसी तरह ये जो फैसले पे फैसला आ रहा है इमरान खान के हक़ में, तो कोई ऐसी एक कंट्रोवर्शियल सी बात जो है मौजूद,
हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे उसको उठा के और वो जो नीचे मातहत अदालतों ने जो कुछ भी किया हुआ है उसको हम ख़त्म करें। अच्छा, उसमें मैं वैसे मेरे पास लेकिन जहाँ तक जी जी फरमाइए सर। मैं एक चीज़ मैं इसमें अर्ज कर दूँ कि ये उन्होंने अगर सोचा है तो ये पता नहीं क्यों इतनी खाम ख्याली है। ये हाई कोर्ट में पहले ये इसका फैसला हो चुका है टिलियन वाइट के केस का। 2-3 जजेस का बेंच था, उसमें एक आप थे चीफ जस्टिस साहब और 2 मजीद दीगर जज साहबान, मेरा ख्याल कियानी साहब और इसाक सरदार एजाज इसहाक साहब ये मौजूद थे और दोनों जजेस ने फैसला अपना दे दिया और इस केस को डिसमिस किया। लेकिन चीफ जस्टिस ने अपना फैसला नहीं दिया, फिर दोनों जजेस ने प्रिंटिंग के लिए भी गालबन भेज दिया था। तो इसमें अगर कुछ इसमें और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं पीटीआई को या इमरान खान को, तो शायद उनको ये ख्याल हो कि इसमें कुछ निकलता है, बनता है। 2 जजेस हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के, उन्होंने ये इस केस को बिल्कुल लग़्व समझा है और इसको खातिर में नहीं लाए। जी, मैं केस भी हुआ सर, उसके अलावा और खुद 21 जनवरी 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट यही मुबैना बेटी वाली जो को छुपाने की जो दरख्वास्त थी उसको निजी मामला करार दे के मुस्तरद किया। 11 मार्च 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने 2 दरखास्तें मुस्तरद की बिल्कुल इसी नौयत की। 9 अगस्त 2018 को सिंध हाई कोर्ट ने भी एक ऐसी दरखास्त मुस्तरद की थी। और फिर आप जो बात कर रहे हैं तो दरखास्तें मुस्तरद, उसके बाद केस में भी फैसला आ चुका था। बट इस पर प्रेशर आना कि भाई यही केस है, अब आगे एक इद्दत वाला मामला हमारे सामने है सर, और उस पर जो फैसला आया उस फैसले के बारे में क्या कहा जाता है। और बहुत से लोग, वो इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग ये समझते हैं कि यार बड़ा गलत फैसला था, और यहां पर भी दोबारा ये इसरार है कि नहीं ये एक फैसला आ गया, अब वो नहीं, अब एक नया बेंच बना, अब ये दोबारा उस पर सुने सब मामले को। तो इसका मतलब है कि प्रेशर तो फिर बरकरार है। ये तो चौधरी साहब बात यह है कि इसमें हो सकता है कि आमिर फारूक साहब ने इस बात का एक अना का मसला भी बनाया हो कि 2 जज उनके जो दाएं बाएं बैठे हुए थे उन्होंने फैसला ही दे दिया और फैसला लिख दिया, उनको भेज दिया और उनसे कंसल्ट किए बगैर। अब हर जज अलग फैसला लिखता है। हमारे यहाँ ऐसा दस्तूर नहीं है कि एक जज बैठ जाए और अक्सरियती से पहले, राय से पहले फैसला करके अंदर आए और फिर दलाइल कुछ भी हो वो एक जुमले में अक्सरियती फैसला कि 3-4-3 से हम इस अपील को एक्सेप्ट करते हैं या दे दे। ये पाकिस्तान का मिजाज भी नहीं, रिवाज भी नहीं, ज़ाब्ता भी नहीं है। तो इसमें केस लगने पे मुझे हैरत है। मसला ये कि ये फिर एक जो अदालतों ने पुश बैक किया है एजेंसीज को कुछ, और उनको वो एम्बेरस्ड है, उनको एम्बेरस होना चाहिए कि तमाम जज पाकिस्तान के और मुतफ़िका तौर पे रिपोर्ट्स ये दे रहे हैं गवर्नमेंट को, अपने चीफ जस्टिस को जी। और उसके बेंच नंबर 1 को, कि हमारे ऊपर दबाव भी डालती है, हमारे ऊपर हमारे रिश्तेदारों को भी अगवा करती है, हमें धमकियां भी देती है, हमें मजबूर करती है कि हम फैसला एक ख़ास फरीक के हक में दें। तो ये अगर सारी जुडिशरी में ये एक इम्प्रेशन है तो ये क्या कमाएगी। उस प्रेशर के बावजूद वो जो जजेस की तरफ से है कि ये कुछ और वैसा ही काम करें, इनको एहतियात करनी चाहिए। इनको इस वक्त तो कम अज़ कम ये दबाव डालने और फ़ोन करने और वो बंद कर देना चाहिए। और ये काजी ईसा साहब की वॉच है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं मिलनी चाहिए, कोई नहीं मिलेगी, कोई रियायत नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मामला, मतलब वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियोज अगर लीक हो रही हैं, सदर नहीं महफूज और 2 वज़ीर आज़म उसमें महफूज नहीं है, दीगर कैबिनेट मेंबर्स, वो सब मामला जो था
गो के बुशरा बीबी की दरखास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही थी। बाबर सत्तार साहब ने पूछा कि यार कोई इज देयर लीगल रिजीम, कोई ऐसा कानूनी तरीका है जो परमिट करता है कि आप सर्वेलेंस करें सिविलियंस की। उस पर तारड़ साहिबान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें अता तारड़ साहब ने कहा कि देयर शैल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी। ऑडियोज यहाँ पे लीक हो रही हैं पाकिस्तानी शहरियों की, ऑडियोज यहाँ पे हैं पाकिस्तान के ऑफिस होल्डर्स की जो लीक हुई, कहाँ से लीक हुई, रिकॉर्ड कैसे हुई, ये बड़ा अहम सवाल है। उन्होंने जाके उसको कहीं पे इंडिया के साथ जोड़ दिया और नेशनल सिक्योरिटी का इशू इस सब मामले को बना दिया। अब ये जरा बताइएगा सर, आज तक को डिफाइन हो सका कि मतलब नेशनल सिक्योरिटी हस्बे ज़रूरत, हस्बे मंशा, हस्बे जायका हम निकाल लेते हैं कि अब ये नेशनल सिक्योरिटी हो गया, इसकी कोई डेफिनेशन मौजूद है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नेशनल सिक्योरिटी? आइन के अंदर जिक्र तो काफ़ी जगह पे है इसका। आपका बहुत सारा सवाल तो चौधरी साहब ये रेजोनेट करता रहा है कान में, क्योंकि बहुत ऊंची आवाज़ आपके माइक की थी, मैंने पहले गुजारिश भी की थी। पर मैं जो आपका लुबे लुबाब भी नहीं समझ सका हूँ। अच्छा सॉरी, मैं उसको ये आवाज़ वैसे कम करा दी, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए जजेस को भी एक चीज़ नेशनल सिक्योरिटी सर, ये ऑडियो लीक्स को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ना, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इस वक्त सारी खैबर से लेके कराची तक और क्वेटा से लेके वाघा तक जी। ये जजेस में इत्तेफाक है कि उनको दबाव डालने की उनके को और धमकियां दी जाती। अब ये जजेस में सब में इतना बड़ा इज्तिमा हो, कंसेंसस हो, तो उनको भी सोचना चाहिए। दूसरा फरीक जो है सामने, जो ये सब कुछ कर रहा है, जो फ़ोन टैपिंग कर रहा है, जो ऑडियो वीडियो कैमरा लगा रहा है इन जजेस होम्स एंड इन देयर बेडरूम, कि ये जजेस इनको एहसास होना चाहिए। देखिए जजेस की ताकत क्या है, जजेस को अपनी ताकत का एहसास नहीं है। जजेस ने सिर्फ किसी मामले को अपनी अदालत में बैठे हुए, अपने कमरे में बैठे हुए, मंतक के साथ उसको साबित किए हुए, बाकी पिछली नज़ीरें लेके, कवानीन लेके, एक मरबूत अंदाज से उस चीज़ को, उस हकीकत को या लेजिटिमाइज कर देना या डीलेजिटिमाइज कर देना। उन्होंने फौजी अदालतों को डीलेजिटिमाइज किया तो गवर्नमेंट को ये अपील करनी पड़ी, फौज को भी उस के वास्ते, और स्टे कराया उन्हें। क्योंकि अगर अपील भी, और जजेस को ये बड़ा क्लियर होना चाहिए, अपील भी अगर डिसमिस हो जाती है गवर्नमेंट की, तो यहाँ फौजी अदालत नहीं लगा सकता कोई। यूसुफ रज़ा गिलानी को उन्होंने कंटेम्प्ट में सजा दी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट जी। एंड मुझे उन्होंने कहा, चौधरी साहब, वी सेंटेंस योर क्लाइंट टू इम्प्रिजनमेंट टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट एंड द कोर्ट नाउ राइजेस, और उठ गया वो तनख्वाह, उसकी सारी कैदी ख़त्म हो गई। इसी तरह आप देखते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ जी जी इस बात पे कि ये तौहीन अदालत करते रहे, जो मिसाल के तौर पे मरियम बीबी, मैं सिर्फ एक छोटी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। डिफेंस मिनिस्टर आप फरमा रहे हैं कि जजेस को ताकत का एहसास नहीं। सर साहब, मौलाना सनाउल्लाह, तो अदालत ने करना क्या है? अदालत ने उसके जवाब देना कि ये जवाब है, ये जवाब है, ये कहा है, ये कहा है, ये कहते हैं फुटबॉल खेलेंगे आपकी पगड़ियों से। तो इन्होंने तौहीन अदालत बादी नज़र में की है, प्राइम ऑफिस इनको नोटिस बुलाते। अब वो जज साहब फर्ज करो मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि जी आप उनको बुलाएं, मैं दलील क्या दूँ, ये अंदर ही उनके वो ये होगी कि मैं कहूँगा आपने लेजिटिमाइज या डीलेजिटिमाइज करना है फौजी अदालतों को। जी जी। उस फौजी अदालत में एक कता कलामी की कोई वक़्त ही नहीं होगी जब आपने डिक्लेयर कर दिया। बिल्कुल ठीक। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही। अच्छा सर, आपने फरमाया कि जजेस को ताकत का एहसास नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, अगर एहसास हो भी यहाँ पे, तो आइन के मुताबिक आपका आइन वायलेट हो गया। इलेक्शंस का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, डेट दी थी, उस पर अमल नहीं हो सका सर। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ये मामला हो, हाई कोर्ट में बैठे जजेस तो शायद फिर ये सोचते होंगे ना, यार इतने सुप्रीम कोर्ट की कोई नहीं सुन रहा मान रहा, तो साडा फिर की ऐसी कर ली। जो आप बात कर रहे हैं कि उनको पावर का आइडिया नहीं, वो उनको वहां से देख के शायद आइडिया होता हो कि यार क्या कौन सी पावर में, जब आपने हमारे फैसले पे अमल नहीं होना। जैसे वो जस्टिस सजाद कहा करते थे कि हमारे पास कोई जुडिशल आर्मी तो नहीं है, या हम उसी तरह के फिर फैसले देते हैं कि जिन पर अमल हो जाए और कुछ इज्जत तो रहे।
अदलिया को आर्मी की ज़रूरत नहीं होती। अदलिया का असूल है कि अब मैं मिसाल के तौर पर लेता हूँ, ये एक और मिसाल है। फ़र्ज़ कीजिए इस जो मतलब है इंतहाई बेहुदा बातें इनके वज़रा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद अदलिया के बारे में करते रहे जब उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे। फ़र्ज़ कीजिए उन्होंने बुला लिया होता, तलब कर लिया होता प्राइम मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को, इंटीरियर मिनिस्टर को, राना सनाउल्लाह को, और उनको कहा होता आप ये आपने कहा है, ये कह भी ना सकते कि नहीं कहा है, वो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग चल रही होती और सारी दुनिया ने देखा। अब वो कहते जी हमने कहा है और अदालत उनको कन्विक्ट करके कोई और कंटेम्प्ट में ज़्यादा जरूरत टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट ही करती हुई, ताकि उनका कोई मसला ही माना पड़े, कोई झगड़ा ही ना हो या कुछ, और अदालत उठ के चली जाती। अब मुझे बताएं अगर वो अदालत ये लिख देती कि अभी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट विच मीन्स दैट ही अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ यूसुफ रज़ा गिलानी PLD XYZ he is disentangled to be a member of the National Assembly or hold office of the Prime Minister। इसके लिए फौज चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट को। ये अगर कह देते, मैं देखता हूँ किस तरह शहबाज शरीफ अपने दफ्तर में वहाँ से ही उठ के जाता अपने दफ्तर में वापस, मैं देखता हूँ, हम देखते हैं कि किस तरह वो तो लेकिन वक्त की भी तो बात है ना चौधरी साहब। उस वक्त आपने आपके इफ्तिखार चौधरी साहब और फिर वकला मूवमेंट ताज़ा कामयाब हुई थी, फिर उसके बाद सियासी जमातें भी एक वेट उनका पीछे था, और वो ठीक है वो जो उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ फैसला दिया, लेकिन जो नून लीग का हमेशा से रहा है, और इस दफ़ा तो खैर नून लीग से हट के वही जो हम बात कर रहे थे फैसल बाडा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब या कामरान टिशोरी साहब, वो एक और साइड से आके इतना प्रेशराइज जजों को करें, जैसे मरीम नवाज साहबा की भी आपने एग्जाम्पल दी, तो फिर कहीं पे तो आके वो उन पर भी तो कोई असर होता होगा ऑब्वियसली, मतलब दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। देखिए अगर मिसाल के तौर पे गवर्नर को सिंध को सुप्रीम कोर्ट इस पे कह देता है कि इन्होंने कंटेम्प्ट की और नाअहल है, और ये आए ना आए, फर्ज करो नहीं आता एक दिन, आप उसको 2 दिन बाद फिर मौका दे दें, तलब कर लें, नहीं आता तीसरे दिन और उसको 2 दिन बाद एक और मौका दे दें। मौका अगर तो चौथी दफ़ा नहीं आता, या तो आएगा, नहीं आता तो आप उसको सजा दें और उसको डिस्क्वालीफाई कर दें। अब वो गवर्नर हाउस में बैठ सकता, उसके बाद बिल्कुल नहीं बैठ सकता, वो उसका स्टाफ उसको छोड़ जाएगा। ये जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अगर ये कह दें कि ये डिस्क्वालीफाइड है, फिर गिलानी को भी तो कहा था और इसने बड़ी कंटेम्प्ट की है, तो क्या उसके बाद कोई दुनिया की कोई एम्बेसडर और कोई इसको तस्लीम करेगा प्राइम मिनिस्टर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया? ये दरबदर हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को डेक्लेरेशन देने के अलावा कुछ नहीं करता। वो डेक्लेरेशन दें कि ये फौजी अदालतें, अगर ये अपील एक्सेप्ट हो जाती है, ये फौजी अदालतें नहीं सजाएं दे सकती, नहीं ट्राई कर सकती, मैं आपको बताऊंगा फौजी अदालतें उसी दिन उसी लम्हे ख़त्म हो जाएंगी। इनको कोई जाके उधर से फिजिकली नहीं किसी को उठाना। वो एक बात इसमें हुई जो ये गवर्नमेंट ने नाजायज़ की, वो भी उमर अता बंदियाल साहब की इंतहाई कमज़ोरी थी। इन्होंने ऑर्डर कर दिया चीफ जस्टिस के बेंच ने कि 14 मई को इलेक्शन कराओ। अब 14 मई 2003 को इलेक्शन क्यों ना हुए? क्योंकि अदालत ने किया ही कुछ ना। अगर अदालत तलब कर लेती चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और प्राइम मिनिस्टर को और कहती कि ये हमारा ऑर्डर है, इस पर आपने पर्सनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस पर अमल दरामद कराना है और करो, और 14 मई से हम 28 मई तक आपको रियायत दे रहे हैं, बट दिस विल बी हैव टू बी डन, अदरवाइज वी विल डिक्लेयर यू एज होल्ड यू इन कंटेम्प्ट एंड डिक्लेयर यू डिसक्वालिफाइड टू होल्ड योर ऑफिस। इनकी काम है वो जो इतना बना फिरता है शाह का मसाहिब, राजा सुल्तान सिकंदर, उसको भी पता लग जाना था, ये उसको अंदर दाखिल नहीं होने देना था उसके दफ्तर में, उसके स्टाफ ने उसे कहना था सर ये आप पता नहीं कागज कौन से उठा के ले जाएंगे। ये ताकत है
ये मॉरल ताकत है। जजेस को पहचानना चाहिए। जजेस को ने अभी जो लिया है, अब एक लास्ट ये अपना काम करें। आपके ख्याल में ये जो 6 जजेस के खत से मामला शुरू हुआ और यहाँ तक है, अब जो रिमार्क्स भी आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के भी और फिर उसके बाद पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान भी, आपको ये वाटरशेड मोमेंट लगती है? यानी कि वो एक पहला कतरा गिरने की देर, उसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए, ये वो मोमेंट आ चुकी है? ये तो इतना पहला कतरा क्या, ये तो बारिश पूरी हो गई। 6 कतरों से शुरू हुआ और अब तो हर तरफ, हर अदालत में, हर में ये है, शिकायत है, मातहत अदालतों को शिकायत है। ये इन्होंने प्रोसेस बना दिया कि इस तरह आप शिकायत अपनी हम तक पहुंचा सकेंगे। ये इनको एहसास नहीं है, जो जजेस को अपनी ताकत का नहीं एहसास, कमतरी है उन्हें एहसास से आज तक इनको एहसास होना चाहिए। डिपेंड के वो आप बात कर रहे हैं कि जजेस को अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए, वो ताकत, वो पावर विच हैज बीन वेस्टेड इन देम थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और इस वजह से कि मुल्क के अंदर इंसाफ और आइन की बालादस्ती हो। चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। जाते जाते एक बात मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी करनी थी, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। वो गंदम का बहरान आप सबके सामने ही है, अभी भी टीवी पे आज भी उसके हवाले से एहतजाज भी हुए हैं मुल्क भर के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी। बट मरियम साहिबा क्या कहती हैं उस पर, वो आपको एक ब्रेक के बाद बताते हैं। वेलकम बैक जी। एक खबर आपने भी आज देखी होगी, वो ये कि पंजाब में किसानों से गंदम अभी तक उस सपोर्ट प्राइस जिसका ऐलान किया गया था कि 3900 पे 3900 पे खरीदी जाएगी, नहीं खरीदी जा रही। तो आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा कि हम गंदम खरीदेंगे पंजाब के किसान से। इस पर रद्द अमल पंजाब गवर्नमेंट का भी आ गया। आज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है और ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश है। $400 बिलियन का किसान पैकेज पंजाब गवर्नमेंट लेके आएगी, उसका ऐलान मरियम नवाज साहिबा ने भी कल के रोज किया था। लेकिन उसके अंदर एक चीज जो काबिल गौर है वो ये कि अभी किसान पैकेज आएगा। उसके बाद वो खुद फरमा रही थी कल फूलनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कि जब आएगा तो अगली क्रॉप के बाद, जो अगली फसल होगी उसके बाद किसान बड़ा खुशहाल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो मामला है किसान का, जो इस वक्त सूरत हाल उसको दरपेश है, उसका मदावा करने की पंजाब हुकूमत ने कोई कोशिश नहीं की। लेकिन मरियम नवाज क्या कह रही हैं गंदम बहरान के हवाले से, देखिए जरा। बहरान आ गया है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोई गंदम का बहरान नहीं है फूलनगर वालों। लेकिन एक तरफ करप्शन में लुथड़े लोगों का पेट भरना और दूसरी तरफ गरीब 13 करोड़ अवाम की रोटी सस्ती करना, तो मरियम नवाज शरीफ पंजाब के 13 करोड़ अवाम की रोटी के साथ खड़ी। मरियम नवाज साहिबा ने आउटराइटली इस बात को डिनाई कर दिया कि पंजाब में कोई गंदम का बहरान नहीं है। अच्छा, वो कह रही हैं कि रोटी सस्ती करना बिल्कुल करनी चाहिए, करें आप रोटी सस्ता, 13 करोड़ लोगों को सस्ती रोटी मिलनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम पंजाब एग्रेरियन इकॉनमी, यहाँ पर ज़्यादातर लोग काश्तकारी से, एग्रीकल्चर से मुंसलिक, उन लोगों को जो पहले बताया गया कि सपोर्ट प्राइस इतनी होगी, लोगों ने गंदम लगा ली, उसके बाद खरीदी नहीं जा रही, उनको ये कह देना, मुझे तो यूं ही लगा ये उनका बयान सुन के कि उन्हें कहा गया कि ये करप्शन में लुथड़े हुए लोग हैं। हाँ, आड़ती उसमें करप्शन के अंदर लुथड़े हो सकते हैं, उसके अंदर वो लोग जिन्होंने इंपोर्ट की इजाज़त कैसे मिली थी, आप ये देखिए, गौर कीजिए कि उस सब के ऊपर एक मिट्टी सी डल चुकी है और अब उसके बारे में कोई बात नहीं करता। इतना कह देना क्या काफ़ी है कि जो करप्शन में लुथड़े हुए लोग, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी तो होना चाहिए था। करोड़ों रुपए का मामला है, 50 करोड़ से तो बहुत ऊपर की मामला है। इसके बारे में एक फिगर जो दिया जाता है वो तकरीबन 80-90 अरब रुपए का दिया जाता है कि इतना पैसा, इतना माल बनाया, इतनी दिहाड़ी लगाई। नैब उस पर हरकत में नहीं आई। पंजाब के अंदर एक डिपार्टमेंट है एंटी करप्शन के नाम का, उन्होंने सिर्फ एक काम रखा पिछले 2 साल से, जो हमने देखा है कि जो ऑपोजिशन, यानी कि इस वक्त तो वो तहरीक इंसाफ ही है, पिछले 1-1.5 साल से उन्हीं के रहनुमाओं के खिलाफ केसेस एंटी करप्शन ने बनाए। जहां पर करप्शन है और मैडम चीफ मिनिस्टर को अगर लगता है कि करप्शन में लुथड़े लोगों ने इस पे माल बनाया, तो उनके अंडर जो डिपार्टमेंट है एंटी करप्शन, उसने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। और सोने पे सुहागा ये कि मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा को पता नहीं, जिसने भी ब्रीफिंग दी उसने ये गलत बता दिया कि पंजाब में गंदम का कोई बहरान ही नहीं है। सूरत हाल ये कि इस वक्त भी किसान गंदम खुले में रख के इस चीज़ का इंतजार कर रहा है कि उससे खरीदी जाए। बाहर कैफ अफसोसनाक सूरत हाल है। आपसे इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होती है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।